Hello student, welcome back in the lecture of theory of specific heat of a solid. I hope you will get the last two lecture. But still, if you have any doubt, then write your doubt in comment box and it will definitely be considered. Now, without wasting any time, let us proceed about the today's article, that is Debye model of specific heat of a solid. एक्चुअल में जो ये मॉडल है ये थर्ड मॉडल है थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड का। अब ये वाला मॉडल लास्ट टू आर्टिकल से कैसे डिफर करता है, जैसे आइंस्टाइन ने और ड्यूलोंग पैटेटेट ने एक बात ये बोली थी कि किसी भी सॉलिड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इसने क्या कहा था, इसने ये बात कही है कि जितने भी एटम किसी सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, हर एक एटम पे जिसके नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके कारण फोर्स कंसीडर होते हैं, दैट मीन्स फोर्स लगता है। उस फोर्स को ध्यान में रखते हुए इसने ये बात कही थी कि यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो कपलिंग इफेक्ट होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, इसने ये बात कही है कि हर एक एटम के जितने भी सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं उनकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है हर एक एटम को वाइब्रेट करने में, और वाइब्रेशन के बाद उन एटम में से वेव्स बाहर निकलती हैं। उन वेव्स को क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। उन स्टैंडिंग वेव की अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड बात इसने क्या कही थी, जैसे हमने सेकंड में कहा, सेकंड के अकॉर्डिंग ये था कि इसका मतलब जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं वेव की फॉर्म में उनकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। यहाँ पे इसने थर्ड में ये बात कही थी, इसका मतलब वहां पे एनर्जी की रेंज कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड है। हमने यहाँ पे ये कहा, यहाँ पे पार्टिकल जो एनर्जी को बाहर एमिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वेव, वो सारी एनर्जी क्या है, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू किस अकॉर्डिंग वेरी करी है, वो एक फैक्टर है एच न्यू। एच न्यू एक्चुअल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एच न्यू एक एनर्जी होती है जो फोटोन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन डिबाय ने ये बात बोली थी कि यहाँ पर जो ये एच न्यू है ये फोटोन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इनफैक्ट ये फोनोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसने ऐसा क्यों बोला, इसका आंसर अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। इससे जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज लेके चले फ्रीक्वेंसी की, जैसे हमने एक रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू कंसीडर की, इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसकी वैल्यू है 4πv अपॉन में v क्यूब इंटू में न्यू स्क्वायर डी न्यू। यहाँ पे जो v है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम इससे लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने इस केस में जो सॉलिड कंसीडर किया है वो क्यूबिकल शेप का कंसीडर किया है, और जो v है वो इस एटम की वाइब्रेटिंग पोजीशन को या वाइब्रेटिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो जेड न्यू डी न्यू है ये इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द मोड। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज जेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 4πv अपॉन v क्यूब v न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब हम इस वाले इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी ऑफ मोड को केस लेके चल रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक्चुअल में जो सॉलिड कंसीडर किया है वो किस शेप का है, वो क्यूबिकल शेप का है। लेकिन पहले हम वन डायमेंशन के केस में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको थ्री डायमेंशन में प्रोसीड कर लेंगे। वन डायमेंशन के लिए अभी हमने इसकी लेंथ को एल कंसीडर किया, और सेकेंड थिंग हमने ये बात बोली थी कि जितने भी एटम यहाँ पे सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है वो एक्चुअल में बाहर एक वेव को निकाल रहे हैं, और जो वेव यहाँ पर होती है वो उस वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव की ये जनरल इक्वेशन है कर्ली टू यू अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर कर्ली टू यू अपॉन में कर्ली टी स्क्वायर। यहाँ पे जो u है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x भी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो ये आपके पास इक्वेशन होती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, इस स्टैंडिंग वेव का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ये है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं स्टैंडिंग वेव के, हम इन्हें डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं। अब इस केस में जो ये L है, L एक्चुअल में क्या चल रहा था, वन डायमेंशन में लेंथ चल रही थी, तो यहाँ पे इस L की वैल्यू होती है हाफ ऑफ द
हाफ ऑफ द वेवलेंथ उसका इंटीग्रल मल्टीपल। अगर हम यहाँ से लैम्डा एन कैलकुलेट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2l अपॉन में n बन जाएगा। अगर हमारे पास वेवलेंथ आ चुकी है तो हम इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का आपने स्टैंडर्ड रिलेशन पढ़ा हुआ v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। हम यहाँ पे इस रिलेशन का यूज करे हैं, दैट मीन्स न्यू क्या बन जाएगा v अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू पीछे हमने कैलकुलेट की है सिर्फ इसे यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पे इस रिलेशन से क्या शो हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करी है, वो n पे डिपेंड करी है। और n की वैल्यू 1 2 3 हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने न्यू 1 कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू को 1 लिया, ऐसे ही न्यू 2 कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू को 2 कंसीडर किया एंड अप टू सोन। अगर यहाँ पे हम दो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करें वो v अपॉन 2l आएगा, इसके बीच में भी v अपॉन 2l आएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करें z न्यू और न्यू के बीच में तो हमारे पास वो ग्राफ इस टाइप का डिस्क्रीट आएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे गैप v अपॉन 2l है, नेक्स्ट में भी गैप v अपॉन 2l, नेक्स्ट में भी v अपॉन 2l एंड अप टू सोन। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने जो रिलेशन न्यू का पीछे कैलकुलेट किया, जो कि आपके पास रिलेशन यहाँ पर ये था, इस वाले रिलेशन से हमने यहाँ पर n की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2l न्यू n अपॉन में v हो गया। अब हमने यहाँ पे इस रिलेशन को यूज किया। अब अगर हमारे पास n कैलकुलेट हो चुका है तो अगर हमें dn को कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स टेकिंग द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, देन dn इज इक्वल टू 2l अपॉन v d न्यू n हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये किस केस में आई है, जब हम 1 डायमेंशन का केस लेके चल रहे हैं। बट एक्चुअल में हमारा जो सिचुएशन है वो 3 डायमेंशन की है, क्योंकि हम एक सॉलिड क्यूबिकल शेप का कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अब हम अपने आर्टिकल को 3 डायमेंशन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे हमने 1 डायमेंशन के लिए इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमने करली टू यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर सिर्फ हम ये लेके चले थे। 3 डायमेंशन में y वाला फैक्टर भी होगा और z वाला फैक्टर भी होगा, और इक्वल टू में सेम फैक्टर है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन आपके पास ये है। ये वाला भी सेम वैसे ही है, सिर्फ फर्क कितना है, पहले हम सिर्फ x वाला फैक्टर लेके चल रहे थे, 3 डायमेंशन में y और z को भी कंसीडर करके चलेंगे। अब हम यहाँ पे इस u का जो आपके पास इक्वेशन आई है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, और विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन में पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, फिर y लेंगे, फिर z लेंगे, फिर हम t लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे करली u अपॉन करली x लेके चले तो उसके लिए ये वाला फैक्टर y वाला, z वाला और cos वाला, ये सब के सब कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे। इसमें सिर्फ वेरिएबल आपके पास ये होगा। देखो आप लोगों को ये बात पता होगी कि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, दैट मीन्स ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और इस वाले फैक्टर का जब हम फिर से लेंगे तो nx पाई अपॉन l बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, जो कोस था वो वापस साइन बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा nx पाई अपॉन l का स्क्वायर, ये साइन का कोस, कोस का वापस साइन बनने के बाद सेम ही फैक्टर बन जाएगा। और जो बाकी फैक्टर है वो सब कांस्टेंट की इंटरेक्ट करे थे तो ये सेम एज इट इज होगा। और जो ये रिजल्ट है ये एक्चुअल में u के इक्वल ही चल रहा था। सो दैट मीन्स आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो होगा सेकेंड डेरिवेटिव का वो आपके पास ये बन जाएगा। तो अभी तक हमने जो डेरिवेटिव लिया था वो विद रिस्पेक्ट टू x लिया था। सिमिलरली जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास ये वाला फैक्टर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये y वाले कंपोनेंट में भी इंक्लूड था, इनटू में u वाला फैक्टर आ जाएगा। ऐसे जब हम z के लिए बात करेंगे तो आपके पास सेम इसी वाले मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ये u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो यहाँ पे जो t वाली टर्म थी सिर्फ वो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगी और साथ में u ही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस को कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव की, वो आपके पास ये चल रही थी। अब इसके अंदर करली टू यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली टू यू अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली टू यू अपॉन करली जेड स्क्वायर और करली टू यू अपॉन करली टी स्क्वायर, इन सब का रिजल्ट हमें पुट करना था। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ये इक्वेशन कैसे बनी, जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था। पुट करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो इक्वेशन ये बन जाएगी। इस वाली इक्वेशन में जो v अपॉन न्यू है उसकी जगह हम लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो फाइनल रिजल्ट 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे
इन सब में से पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ये बन जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास एज इट इज चल रही है। और अगर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर को हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में ये आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन में देखो क्या शो हो रहा है कि इसका मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक एन एक्स है, एक एन वाई है और एक एन जेड है। इन तीनों वेरिएबल की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन का पता करना है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं उनका एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने एक मैथ्स में ये भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो, एक x है, एक y है, एक z है, तो इसका एक रिजल्टेंट होता है जिसको हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ z का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम सेम लॉजिक यहाँ पर भी यही अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए भी हमने जो रिजल्टेंट है उसको आर से ही रिप्रेजेंट किया, और जो आर स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस में जो ये वाला फैक्टर है इसकी जगह हम आर स्क्वायर को पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। और अगर हम r कैलकुलेट करें तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 4 का रूट 2, यहाँ पे ये l न्यू अपॉन में v बन जाएगा। और r के बाद अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करें जिसको dr से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2l अपॉन में v इंटू में d न्यू, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट बन जाएगा। ये रिजल्ट बनने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पे सिचुएशन किस टाइप की आ चुकी है। यहाँ पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ पे ये 3 एक्सिस है, एक एन एक्स है, एक हमारे पास एन वाई है और एक हमारे पास एन जेड चल रही है। अब हम यहाँ पर एक रेंज कंसीडर करके चल रहे हैं न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच। मान लो कि जो ये है ये न्यू वाली फ्रीक्वेंसी के लिए और जो ये नेक्स्ट है ये न्यू प्लस डी न्यू है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये बीच का पोर्शन होगा वो क्या होगा, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच की रेंज होगी। अब हमारा एम यहाँ पे इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल हैं उसको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में यही नंबर ऑफ पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डेंसिटी ऑफ मॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जो यहाँ पे ये बन रही है ये एक्चुअल में एक स्फेरिकल शेल बन रही है, तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम लेके चलेंगे वो स्फेरिकल शेल का कंसीडर करके चलेंगे। आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है, 1/8 इंटू 4πr स्क्वायर डी आर। यहाँ पे 1/8 इसलिए आया है क्योंकि जो ये शेल है ये एक्चुअल में एक ऑक्टेंट स्फेरिकल शेल बन रही है, तभी हम 1/8 लेके चले हैं। तो यहाँ पे जेड न्यू डी न्यू, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेंट ऑफ स्फेरिकल शेल की जगह हम ये फैक्टर कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ मॉड के इक्वल है, और डेंसिटी ऑफ मॉड को हम जेड न्यू डी न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 4πr स्क्वायर डी आर अपॉन में 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आर स्क्वायर है इसकी जगह जो अभी हमने पीछे इक्वेशन कैलकुलेट की है ये वाली आर स्क्वायर 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर और वी स्क्वायर ये वाली पुट करे हैं, और साथ में वहां पे डी आर भी चल रहा है, तो डी आर की जगह 2l अपॉन में v इंटू में डी न्यू। हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को पुट करे हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा वो रिजल्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे जेड न्यू डी न्यू को सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एल क्यूब क्या है, एल यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्शन में लेंथ थी, और अगर हम क्योंकि क्यूबिकल बॉडी कंसीडर करके चल रहे हैं तो एल क्यूब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एल क्यूब की जगह यहाँ पर वी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें जो जेड न्यू है वो फ्रीक्वेंसी पे किस अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है, वो स्क्वायर के फैक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो वाला ग्राफ यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये किस अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग फैक्टर में। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब हम यहाँ पे ये कह के चल रहे हैं कि जो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है वो 2 टाइप की वेव है, एक तो होती है ट्रांसफर और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो यहाँ पर एक ही बनेगी, बट जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे 2 बनेगी। यहाँ पे देखो ट्रांसफर में 2 क्यू बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल 1 क्यू बन रही है। देखो अगर हम ये एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, ये वाई है, ये यहाँ पर जेड है। अगर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं और अभी हम कह रहे हैं यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सिंगल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा क्या बनती है, इन द सेम डायरेक्शन में बनती है। अब एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, जिसका मतलब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सिंगल 1 होगी, लेकिन इस एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या है, वाई है और जेड है। और जो ट्रांसफर वेव्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनती है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ट्रांसवर्स वेव्स
वेव्स होंगी। 2 ट्रांसफर वेव्स होने के कारण जो हमारा ये वाला रिलेशन है जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसमें जो v लेके चल रहे हैं v एक्चुअल में ट्रांसफर के लिए अलग होगा और लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग होगा। तो ये वाला रिलेशन हम इस अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या देखो 4 पाई v वो तो एज इट इज था, अपॉन में v क्यूब की जगह 1 अपॉन वी एल क्यूब बन जाएगा, प्लस में 2 अपॉन वी टी क्यूब बन जाएगा। जो वी टी था वो ट्रांसवर्स के लिए था, ट्रांसवर्स क्योंकि यहाँ पे 2 है तभी ऊपर 2 आया, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे 1 थी तभी यहाँ पर 1 आया, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास अब ये बन जाएगा। अब इससे जो नेक्स्ट है वो है डिबाई अप्रोक्सीमेशन। डिबाई अप्रोक्सीमेशन में उसने डिबाई ने अपने कुछ और व्यूज दिए थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था जितने भी एटम किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअल में तो डिस्क्रीट होते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से कंसीडर करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखें, तो हमें क्या लगता है, दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे एटम कॉन्टिन्यूटी में है। इस कॉन्टिन्यूटी को ही हम एक कॉन्टिन्यूम स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब डिबाई के अंदर जो स्टेट बन रही है वो क्या बन रही है, वो कॉन्टिन्यूम की स्टेट बन रही है। अब जी कॉन्टिन्यूम की स्टेट बनती है, यहाँ पर क्या होगा, इस कॉन्टिन्यूम की स्टेट के ऊपर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आती है जिसको डिबाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डिबाई फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस केस में हमारे पास ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सेम टाइप का बिहेवियर शो करती हैं। इसको इसने एक्सप्लेन करने के लिए इस ग्राफ की हेल्प ली। यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ मोड था और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनाया, ये वाला तो था लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये वाला है ट्रांसफर वेव्स के लिए, लेकिन जब हमने डिबाई फ्रीक्वेंसी की बात की तो इन दोनों की वैल्यू सेम बन रही थी। तो इसने यहाँ पे ये कहा कि कॉन्टिन्यूम स्टेट के ऊपर डिबाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होती है। अब देखो जो जेड न्यू डी न्यू है वो क्या चल रहा था, डेंसिटी ऑफ मोड। डेंसिटी ऑफ मोड का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल का हम इंटीग्रेशन ले ले तो आपके पास टोटल स्टेट आ जाएंगी। टोटल स्टेट हमारे पास 3n है। 3n कैसे हुई, क्योंकि एक्चुअल में n जो है वो नंबर ऑफ एटम चल रहे हैं और एक पर्टिकुलर एटम के लिए 3 डायरेक्शन होती है, सो दैट मीन्स n एटम के लिए आपके पास 3n डायरेक्शन हो जाएंगी। तो जेड न्यू की जो वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी फाइनली ये वाली। अब इसमें जो ये रिजल्ट है ये सारा का सारा रिजल्ट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो यहाँ पे न्यू स्क्वायर डी न्यू तक होगा। कॉन्टिन्यूम स्टेट के टाइमिंग पे ये सिर्फ डिबाई फ्रीक्वेंसी तक ही काम करता है, तभी अपर लिमिट यहाँ पे डिबाई फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। उसके बाद न्यू स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो न्यू क्यूब अपॉन में 3 बन जाएगा, तो हमारे पास ये बन गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे न्यू डी क्यूब और लोअर लिमिट तो 0 बन जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट न्यू डी क्यूब के लिए ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये है ये डिबाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करी है। अब इससे जो नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो इसने एक बात ये कही थी डिबाई ने, जो एनर्जी बाहर निकलती है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में निकल रही है, वो फोनॉन की फॉर्म में निकल रही है। फोनॉन भी क्वांटाइज स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोनॉन होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को सेटिस्फाइड करते हैं। सेटिस्फाइड करने के कारण हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक की एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन में केबीटी। अब इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो किसके इक्वल होगी, ये वाली जो एनर्जी है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिंगल पार्टिकल। और अगर हम इसको जेड न्यू डी न्यू से मल्टीप्लाई कर दे, जेड न्यू डी न्यू क्या है, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल। नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल को सिंगल पार्टिकल की एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी इसको यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद और जो जेड न्यू डी न्यू का हमने पीछे रिजल्ट कैलकुलेट किया है उसको हमने यहाँ पे बस पुट किया। अब जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे हैं। बाहर लेने के बाद 4 पाई वी 1 अपॉन वी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन वी टी क्यूब, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, एच न्यू क्यूब अपॉन ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन में केबीटी -1, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। और अभी हमने ये वाला रिजल्ट भी कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। इस वाले रिजल्ट का हम यूज करें हैं यहाँ पे 4 पाई वी इंटू वी अपॉन एल क्यूब प्लस 2 अपॉन वी टी क्यूब 9n अपॉन न्यू डी क्यूब के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें हैं तो यहाँ पे ई एज इट इज इस पूरे फैक्टर की जगह पे 9n अपॉन न्यू डी क्यूब ये बन जाएगा।
अंदर एच न्यू क्यूब ई रेस्ट टू पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1 ये एज इट इज है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे ई की पावर है इसको हमने एक्स लेट कर दिया। यहाँ पे जो एक्स है वो एच न्यू अपॉन में के बी टी हो जाएगा। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही है और जब हम डिबाई फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स के साथ एक्स डी लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि एक्स डी क्या बन जाएगा, एच न्यू डी अपॉन में के बी टी। अगर हम यहाँ से न्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के बी टी एक्स अपॉन में एच बन जाएगा और हमने दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया, एक्स के बी टी और एच का एक्स का डी एक्स बन जाएगा। इन वैल्यूज को वापस इसमें पुट करें हैं तो ई इज इक्वल टू ये फाइनल इक्वेशन पुटिंग के बाद हमारे पास ये बन जाएगी। ये बनने के बाद जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हम सिंपल इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे हैं। बाहर लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन एक ये आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करें हैं, जैसे हमने आइंस्टाइन मॉडल के अंदर एक आइंस्टाइन टेम्परेचर लेट किया था, सिमिलरली डिबाई के अंदर एक डिबाई टेम्परेचर होता है। डिबाई टेम्परेचर को थीटा डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला है एच न्यू डी अपॉन में के बी। और x जो है भी हमने एच न्यू डी अपॉन में के बी टी को लिया था, सिर्फ एच न्यू डी अपॉन के बी की जगह थीटा डी अपॉन टी पुट कर दिया और वापस इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो 9n यहाँ पे ये के बी टी और एच न्यू डी की जगह थीटा डी अपॉन टी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास एनर्जी आ चुका है। और अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने सिंपल ये किया और हमारे पास रिजल्ट ये बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे बस यहाँ पर ये आ चुका है। अब इस रिजल्ट से अगर हम स्पेसिफिक हीट का टी और थीटा के साथ रिलेशन को फाइंड आउट करें, वो रिलेशन हमारे पास ये बन रहा है। ये रिलेशन हमारे पास कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके बाद क्या है, अब हम जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं। जब टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब टी की वैल्यू थीटा डी के कंपैरिजन ज्यादा है। अगर टी की वैल्यू थीटा डी के कंपैरिजन ज्यादा है इसका मतलब दैट मीन्स टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा डी, दैट मीन्स थीटा डी अपॉन टी वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर है, जो ऊपर फैक्टर था एक्स थीटा डी अपॉन टी के इक्वल चल रहा था, इसका मतलब वो वाली वैल्यू काफी स्मॉल हो जाएगी। तो इस केस में जो ई रेस्ट टू पावर एक्स -1 है उसको हम एक्स लिख सकते हैं। अब इसको भी हमने एक्स कैसे लिखा, ई रेस्ट टू पावर एक्स बाइनोमियल से 1 प्लस एक्स प्लस अप टू सोन और -1 ऑलरेडी चल रहा है, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास सिंपल x बन जाएगा। तो जो e की इक्वेशन थी वो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, जो हमारे पास रिलेशन पीछे e का ये चल रहा था, सिंपल हमने इसमें पुटिंग की है। t अपॉन थीटा टी की जगह 1 अपॉन एक्स का यूज किया है, जो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट चल रहे थे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो E के लिए 3n kBT ये रिजल्ट बन जाएगा। एनर्जी आने के बाद स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T, यहाँ पे T का विद रिस्पेक्ट टू T 1 ही बन जाएगा, दैट मीन्स 3n kB और n इंटू kB R के इक्वल होता है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा। अब जो ये वाला रिजल्ट है ये ड्यूलोंग पैटेटेड लॉ ही है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे तो ये सब सेटिस्फाइड करते हैं। मेनली प्रॉब्लम हमें लो टेम्परेचर पे आ रही थी, तो लो टेम्परेचर का केस लेके चलते हैं। एनर्जी का रिलेशन पीछे जो पड़ा था वही लेके चले। यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर एक्स की जगह हम 1 प्लस एक्स वाला केस नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस में एक्स की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 चल रही है। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हमने मैथ्स के रीमन जीटा फंक्शंस का यूज करे हैं। उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर एक्स क्यूब ऊपर होता है तो ये जीटा 4 के लिए फॉर्मूला होता है, और जीटा 4 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपके पास सॉल्व करने के बाद पाई रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 15। तो इस वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट किया, E इज इक्वल टू 9n kBT, ये भी एज इट इज, यहाँ पे पाई रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 15 होगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास E के लिए ये इक्वेशन बन गया। अब E की ये रिलेशन आने के बाद हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पे T रेस्ट टू पावर 4 है, ये 4T क्यूब बन जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट ये बन जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो जो CV है मीन स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के क्यूब पे डिपेंडेंट होती है। इसको डी बाई टी क्यूब लॉ भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन डी बाई टी क्यूब लॉ, तो हमें यहाँ तक का ये आर्टिकल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सक्सेस
सक्सेस ऑफ डिबाई मॉडल, सक्सेस ऑफ डिबाई मॉडल में सबसे अच्छी बात ये थी, जो केस हमारे पास आइंस्टाइन का या ड्यूलोंग पैटेटेड लॉ का था, जो लो टेम्परेचर पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, ये सब के सब टेम्परेचर पे सेटिस्फाइड हो रहा था। लो टेम्परेचर के केस में भी हमारे पास यही वाला ग्राफ आया था, तो इसका मतलब ये इसका डिबाई का सक्सेस पॉइंट था। लेकिन इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग ये थी कि इसने ये कहा था कि जो एटम्स है कॉन्टिन्यूम होते हैं, बट एक्चुअल में एटम्स कॉन्टिन्यूम नहीं होते। डिबाई मॉडल की एक और शॉर्टकमिंग ये है, इसने कहा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट बोर्ड ने इस चीज को प्रूव किया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, इनफैक्ट डिफरेंट होती है। ये कुछ यहाँ पे इसकी शॉर्टकमिंग है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सीवी फ्रॉम आइंस्टाइन एंड डिबाई। सीवी यहाँ पे क्या चल रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस टाइप का बन रहा है। आइंस्टाइन का ग्राफ थोड़ा डाउन है, डिबाई का ग्राफ थोड़ा अप है। डिबाई का ग्राफ थोड़ा अप इसलिए है क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है। फ्रीक्वेंसी लो के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, जिसके कारण स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।